हेलो हेलो। सबसे पहले तो आज वंशिका के बर्थडे की शुभकामनाएं। ठीक है, अभी क्लास के बाद थोड़ा सा पार्टी करेंगे। और जो लोग नए हैं उनका स्वागत है, जो पुराने हैं उनका फिर से क्लास में क्या क्या बताया है वो लोग एक बार मुझे बताएंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का इतिहास। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें भारत का इतिहास लिखा है। अब भारत के इतिहास का मतलब होता है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और इसके अलावा विश्व का इतिहास भी इंटरलिंक है। छोटा सा लिखा है लेकिन वो विस्तृत बहुत बड़ा होता है। और अभी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा आरंभ करेंगे। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इतिहास को देखने का तरीका क्या है ना? क्या है नजरिया, कोई मुझे बता दे एक बार, फिर हम लोग आ जाएंगे फटाफट अपने टॉपिक पे। अगर आप देखेंगे तो एक शब्द आता है साम्राज्य, एक शब्द आता है साम्राज्य, एम्पायर, और इसी के बाद एक शब्द आपके सामने आता है साम्राज्यवाद। अब हमें एक बात समझनी ये है कि भारत में ये शब्द क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे का आधार क्या है। तो जब भारत में अंग्रेज आए अलग अलग समयों में, और वहां भारत में आने के बाद उनके सामने की स्थितियां भारत की कैसी थी, तो भारत में लोग आपस में बहुत लड़ते थे। अगर आप ऐसे देखो, ये पूरा भारत है, तो भारत की स्थिति क्या है, यहां अलग अलग हिस्से हैं और किसी का कोई संबंधी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। भारत में दूसरे क्यों सफल हुए उसके पीछे का आधार समझना। भारत में हर व्यक्ति अलग है, हर राज्य अलग है। इसलिए जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके सामने एक ऐसा भारत था जिसको वो देख रहे थे तो खंडित भारत था, खंड खंड हिस्सों वाला भारत था। इसीलिए भारत में अंग्रेज सफल हुए। और जब अंग्रेज सफल हुए तो उन्होंने अपने 200 वर्ष, भारत में लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा। 200 वर्ष अपने शासन को बनाए रखने के लिए जिस अप्रोच का डेवलपमेंट किया वो अप्रोच था साम्राज्यवादी। ठीक है, तो इतिहास लेखन या इतिहास को देखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ अप्रोच को देखने होते हैं। तो पहला अप्रोच क्या है, बोलो? साम्राज्यवादी। और साम्राज्यवादी अप्रोच में अंग्रेज इतिहासकार होंगे जो भारत का इतिहास अपने शासन के अनुकूल होने के लिए लिखेंगे। वो भारत की अच्छी चीजों को कभी भी सामने नहीं लाएंगे। इसीलिए हम अपने इतिहास को लेकर बड़ा ही खराब भाव रखते थे। हम क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं हिस्ट्री जो मरा हुआ सब्जेक्ट है, इसमें जो मुर्दे हैं उन्हीं को उखाड़ना है। जो मुर्दों को उखाड़ उखाड़ के क्यों पढ़ें हम? आपके सामने भी प्रश्न होना चाहिए कि क्यों पढ़ें। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि हिस्ट्री को पढ़ना, हाँ, हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप ये समझ पाते हैं कि अतीत में आपने क्या किया, अतीत में आपने क्या किया,
वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और भविष्य में आप क्या होंगे। हिस्ट्री आपके वर्तमान, अतीत और फ्यूचर तीनों को कनेक्ट करता है। इसीलिए आपसे यूपीएससी की परीक्षा में हिस्ट्री से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री अगर आप अपने देश की नहीं जानते तो आपको कुछ पता नहीं है। जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, वहां का जो प्रशासन रहा है हल काल का। आज भी आपको क्या करना है, जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है। अब आपको यह समझना होगा कि अगर आपको कहीं पर शासन को संचालित करना है तो आप क्या करोगे। अगर अंग्रेज भारत में आए, वो स्थापित हुए, तो उनको क्या करना होगा। सबसे पहले भारत के लोगों को यह महसूस कराना होगा कि तुम हमेशा से गुलाम रहे हो। आपके मेंटल लेवल को यह बताना होगा कि आप कभी भी अपने राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। इसलिए अंग्रेजों ने एक नया इतिहास लेखन लिखा जिसको साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहते हैं। इसमें सारे जो भारत के अतीत के बारे में अध्ययन किया गया, भारत की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया गया, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, चाहे वो भगवत गीता हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, बहुत सारे काम हुए। और उसके बाद भारत के लोगों की सोच को समझा गया और यह बताया गया कि भारतीय जो लोग हैं ये बर्बर हैं, जंगली हैं, सपेरों का देश है भारत। ये कहा अंग्रेजों ने। भारत में कुछ है ही नहीं, ये लोग अनावश्यक ही जो परेशान है। और हमें इसलिए भेजा गया है कि हम यहां के लोगों को अच्छा जीवन दे सकते हैं, और हमने अंग्रेजों को इसलिए स्वीकार किया। भारत की जनता से कोई मतलब नहीं था। शासक यहां की जनता का इतना ज्यादा शोषण करता था कि उससे भी कोई लेना देना नहीं था। इसलिए भारत में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण आया, और इस दृष्टिकोण के खिलाफ जब हमारे लोग, जो भारतीय लोग थे, जब उनके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आई, जो पश्चिमी शिक्षा आई, अंग्रेज जब आए तो अपने साथ अच्छे मूल्य, अपनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था लेकर आए। जब वो व्यवस्था हमारे लोगों के पास आई तो हमने सारी बातों को समझा, हमने अंग्रेजों के शोषण को समझा, और फिर हमने एक नया दृष्टिकोण इतिहास लेखन का समझा। वो दृष्टिकोण था राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इसमें भारतीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भारत राष्ट्र कैसे बना। कई इतिहासकार जैसे केपी जायसवाल, जैसे आरसी दत्त, जैसे दादा भाई नौरोजी, ये लोग ये बताएंगे कि भारत का जो इतिहास था वो बड़ा समृद्ध था। अंग्रेज झूठ बोलते, हमारा इतिहास बड़ा मजबूत था, और प्राचीन भारत को इन्होंने ये बताया कि ये भारत का स्वर्ण काल था। अभी हम लोग चर्चा उसी काल की कर रहे हैं। इस समय के इतिहासकारों ने अधिकतर यही बताया कि जो प्राचीन काल था वो स्वर्ण काल था। एक से एक बड़े परिवर्तन हुए हैं प्राचीन काल में। जैसे भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जहां महावीर स्वामी आए, जो अभी आपको प्राचीन काल में देखना है। भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जहां बुद्ध आए। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां शंकराचार्य, मीराबाई, रामानुजाचार्य, एकदम भक्तों की श्रृंखला है। दुनिया में एक ईसा, एक मूसा हुए होंगे, भारत में अलग अलग स्थानों पर लोग हुए। प्राचीन काल आपको यह दिखाता है कि भारत में नई नई फिलॉसफी आपको अलग अलग समय पे दिखी। फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, और उस
क्रांति के बाद एक स्टेट बना रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रांस का गणतंत्र स्थापित हुआ। मतलब एक गणतांत्रिक फ्रांस की स्थापना हुई और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्य आए विश्व में। लेकिन भारत में आप देखो ना, 6th सेंचुरी बीसी में, 600 बीसी में ही गणराज्य था। बुद्ध के समय में ही कई गणराज्यों की सूचना मिलती है। 600 बीसी में, ईसा मसीह के 600 जन्म पहले, 600 वर्ष पहले लिच्छवी गणतंत्र, वज्जी संघ, मल्ली संघ, ये सारे गणतंत्र हैं जहां एक व्यक्ति शासन नहीं करता, कई लोग मिलकर करते। गणराज्य था। तो भारत दुनिया को बहुत सारी सूचना देता है। आज की जो संकल्पना है, तो लोग कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है, लेकिन हमने पहले से ही कहा है कि दुनिया परिवार है। आप गांव कहते हो, हम एक परिवार कहते हैं दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम, जो अभी आप देखेंगे कि G20 का सूत्र वाक्य है। क्यों कहते हो? ये सारे मूल्य कहां से निकले? एंशिएंट इंडिया से। कैसे निकले? तो भारत की अपनी फिलॉसफी है, उपनिषद का दर्शन है। उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वर एक है। ईश्वर को लेकर अलग अलग जो प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, वो ईश्वर को न समझने के कारण है। अगर हम ईश्वर को समझते हैं तो ईश्वर को एक मानना पड़ेगा। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन इसलिए आया। इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद फिर क्या आता है? मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी, इस इतिहास लेखन का अगर आप देखो तो इसका रूप क्या है? इसमें एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी हैं एंजल्स। इन दोनों ने एक ऐसा विचार रखा जो पूरी दुनिया के सामने, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि जो अमीर व्यक्ति है वो गरीब व्यक्ति का शोषण करता है, और अगर पूरी दुनिया को हम देखें तो सारा उत्पादन का कार्य गरीब व्यक्ति करता है। लेकिन गरीब व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। 90% कौन है? सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा का मतलब होता है वंचित। और 10% लोग हैं जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं, जो इनकी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, सर्वहारा की मेहनत से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के सब कुछ हासिल कर ले जाते हैं। मार्क्स कहता है कि इस सर्वहारा को आगे आना होगा और एक अपना इतिहास बनाना होगा। इसके लिए मार्क्स अपील करता है रक्त रंजित क्रांति की। एक खून भरी क्रांति हो जिसमें अमीरों को मार दिया जाए और एक नई व्यवस्था आए जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, जिसे साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद का मतलब क्या है? सब समान हो, सब समान हो, कोई अलग ना हो। तो मार्क्स की विचारधारा काफी अपीलिंग थी। मार्क्स ने आर्थिक साधनों पर जोर दिया कि जो व्यवस्था क्या है, अगर हम यहां पे ही समस्या है कि उत्पादन जहां हो रहा है वहीं समस्या है, जिसके पास ब्रेन है वो पैसा डालकर लोगों की मेहनत से आगे बढ़ता जा रहा है, और जो मजदूर क्लास है वो मजदूरी बना रह रहा है। तो मार्क्स कहता है दुनिया के मजदूरों, किसानों, तुम सब एक हो जाओ। और ये मार्क्स की इतनी अच्छी अपील रही कि रशिया में 1917 में रूसी क्रांति हो गई। सर्वहारा वर्ग का शासन आ गया रशिया में। ये जो सर्वहारा वर्ग है इसका शासन आ गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हटना पड़ा। तो इस विचारधारा का एक संघर्ष आपको दिखाई देगा। और ये जो पूंजीपति हैं, तो आज की दुनिया में अगर आपको दो प्रकार का संघर्ष दिखाई देगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये दो प्रकार का संघर्ष आपको दिखेगा इस दुनिया में आज भी। मैंने एक शब्द जोड़ा, आज भी। अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। रशिया अगर आप देखेंगे तो वो समाजवादी विचारधारा को प्रमोट करता है, इसीलिए एक बड़ा संघर्ष आपको दिखेगा। अमेरिका का ये प्रयास है कि विश्व में एक ऐसी व्यवस्था बने जहां अमेरिका का ही दबदबा हो, उसकी ही बात सुनी जाए। अब भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि ऐसा विश्व बने जहां पर कई ध्रुव हो, कोई एक ध्रुव ना हो, अमेरिका ही केवल महान ना हो, कई अन्य देश महान हो। इसीलिए भारत अपनी बात रखता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि हिस्ट्री को देखने के लिए अलग अलग अप्रोच है और उसी अप्रोच के आधार पर इतिहास लिखा जाता है और उसी से इतिहास की व्याख्याएं होती हैं और व्याख्याओं से ही हम बहुत सारी बातों को निकाल पाते हैं। ये सब चीजें एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी। ये सब चीजें वहां से हैं जहां हमने अध्ययन किया है, जो इतने वर्षों का अध्ययन है और जो बच्चों को पढ़ाया है, वहां से निकला है। तो हर चीज एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये अनुभव से आएगा और वही अनुभव आपके पास जा रहा है। आपको वो सारी बातें पढ़नी है एनसीईआरटी से, लेकिन मैं उसके ऊपर की लेयर का निर्माण करूंगा। लेयर जो होती है, एक होती है बेसिक लेयर, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, और एक लेयर हम बनाते हैं जहां आपके दिमाग में डेवलपमेंट होता है कि हाँ ये भी दुनिया में रहा है। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब बताऊंगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री को तो मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करके देखना चाहिए। आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जब अंग्रेज यहां पर आए तो पहली क्रांति तो यही थी कि आप यूरोप से जुड़े हुए थे। आपके हर घटना का असर ब्रिटेन पर भी पड़ता था और ब्रिटेन का असर पूरे यूरोप पर पड़ता था और पूरे विश्व पर पड़ता था। तो विश्व का इतिहास आपके इतिहास से जुड़ा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो समझा था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोग आ गए थे, नवपाषाण काल के ऊपर आ चुके थे। नवपाषाण काल हो गया था, क्यों? और आज हमें बात करनी थी ताम्रपाषाण काल पर। सबसे पहले हमें एक बात बताओ कि इसमें पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, ये तीन काल हैं। ठीक है, इन तीन कालों की यात्रा के बाद हम आए ताम्रपाषाण काल पे। अब बिल्कुल नए हैं, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं, हल्का सा रिकेप करूंगा जिससे आपको बात समझ में आएगी। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, अवंतिका बताओ। आराम से बताओ, सोच के। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रही, एकदम घबराओ मत, बिल्कुल सही बोल रहे। हाँ, बोलती जाओ। उच्च पूरा पाषाण का, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हाँ ठीक है, एक बात समझना है कि पाषाण काल का मतलब क्या है कि ऐसा काल जब मानव के पास कोई लिखने का साधन उस समय नहीं था, या मानव उस समय लिखता नहीं था। बहुत आसान शब्दों में समझो कि पाषाण काल का मतलब ऐसा काल जहां मानव ने कुछ भी लिखा नहीं है, उसके बारे में जानकारी पत्थर के उपकरणों के आधार पर होती है। ठीक, जब से ये दुनिया शुरू हुई है, दुनिया की शुरुआत से लेकर अगर हम देखें तो 3000 ईसा पूर्व तक
पाषाण काल का समय है। लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय जो है पाषाण काल का है। इसमें मानव ने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, एक मैं छोटी सी बात तुम्हें बताता हूं। पहले ये धरती आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई, फिर पानी आया, जलचल आए जो मछलियां हैं, धीरे धीरे फिर जीवन आया, मानव भी आया, पशु के समान मानव रहता था। मानव के जीवन की रक्षा कैसे होगी, मानव का जीवन, उसकी लाइफ कैसे सेव होगी? तो इस समय मानव कहां रहेगा? नदियों के किनारे रहेगा, क्योंकि नदियों के ही किनारे उसको चीजें मिल सकती थी। या तो मछली खा सकता था मार के, या तो वो जानवर का शिकार कर सकता था, है ना। बचने के लिए उसके पास कुछ उपाय थे, तो वो देखता था पहाड़ियां, और पहाड़ियों में भी देखता था जो गुफाएं, जहां वो छुप सके। तो सबसे पहले मानव का जो जन्म है और उसका जो विकास है वो नदियों के किनारे है। कहां है? नदियों के किनारे है। दुनिया की कोई भी तुम सभ्यता देख लो, चाहे मिस्र की सभ्यता देख लो ना, मिस्र की सभ्यता, या आपको जो यूनान की सभ्यता देख लो, या आप जो सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे जन्मी है। नदियों ने आधार दिया। मानव जिएगा तब जब उसकी भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हों। अगर भौगोलिक परिस्थितियां ही अनुकूल नहीं होंगी तो मानव जी ही नहीं सकता। तो पाषाण काल एक ऐसा काल है जहां पर मानव के पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं था, लेकिन इस समय का मानव अपने पीछे पत्थर के उपकरण, अपने पीछे हड्डी के उपकरण, अपने पीछे अलग अलग प्रकार के उपकरण छोड़ गया है, अपने पीछे चित्रकारी छोड़ गया है। और ये जो चित्रकारी है, इसने अलग अलग रूपों को भी प्रस्तुत किया है कि क्या रूप होते थे, क्या उस समय चीजें आती थी। तो इस काल के मानव के बारे में अगर आप देखेंगे, इनिशियली अगर आप पूरे पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के दो चरण में, एक तो पूरा पाषाण काल और जो मध्य पाषाण काल है, इस समय मानव का जीवन अभी स्थायी नहीं था, अस्थायी था। कैसा था? इन दोनों काल में अस्थायी था। मतलब क्या है कि वो घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। लेकिन नव पाषाण काल तक आते आते मानव के जीवन में स्थायीपन आया। और जब हम स्थायी होते तो हम क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपनी अर्थव्यवस्था को आधारित करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, पशुपालन करते हैं, है ना, करते नहीं करते। तो नव पाषाण काल तक आते आते मानव ने अपने जीवन को स्थायी करना शुरू किया, और स्थायी करने के कारण ही कई सारी चीजें हमारे पास आई, अधिशेष आया, सरप्लस आया। इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि सरप्लस क्या होता है। सरप्लस क्या होता है? क्या होता है सरप्लस? बहुत बढ़िया, मनीष आप बताइए कि क्या होता है सरप्लस? ठीक है, अभी तो वर्तमान, और कोई? मतलब नव पाषाण काल तक आते आते आप देखोगे तो स्थायी कृषि होने लगी, ठीक है, स्थायी कृषि होने लगी। और एक बात यह हुई कि उत्पादन इतना होने लगा कि उत्पादन से बचने लगा। ये इसका मतलब क्या है कि खाने के बाद जो कुछ हमारे पास शेष बचा,
जो हमारे पास शेष बचा उसे कैसे, अधिशेष, शेष बचा अनाज अधिशेष कहलाता है। सरप्लस कि आपने देखा होगा कि हर गांव में आपको दिखाई देगा कि लोग उत्पादन करते हैं, अपने एक साल के लिए वो रख लेते हैं घर में और फिर बाकी सामान बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? नहीं बेचते। ये क्यों बेचते हैं? क्योंकि एक तो उससे उनका जीवन आर्थिक रूप से मजबूत होता है और दूसरा हमारे लिए भी जो शहरों में लोग बैठे हैं उनका जीवन भी चल सके। शहर गांव पर ही आधारित है। क्या समझ पा रहे हो कि अगर अधिशेष यहां पर निकला तभी आगे चल के नगरीकरण होगा। अगर आपको नगर बनाना है तो अधिशेष उत्पन्न होना चाहिए। जिस भी समाज में, जिस भी देश में अधिशेष नहीं पैदा होता वो देश आगे बढ़ ही नहीं पाता। अगर आपको इस समय आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक नगरीय सभ्यता डेवलप होती हुई दिखती है तो उसके पीछे ये अधिशेष दिखता है। इस अधिशेष के कारण ही आपको चीजें बेहतर रूप से दिखती है। अगर अधिशेष नहीं होगा तो चीजें बेहतर दिख ही नहीं सकती। तो नवपाषाण काल में एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि हमने अपने खाने के बाद बचा हुआ शेष हिस्सा अधिशेष के रूप में रखना शुरू किया, जिसने धीरे धीरे हमारे विकास को सहायता पहुंचाई। ये काम है। अगर हम एक बात कर लें कि इस पाषाण काल में मानव की सोच कैसी थी, समझ कैसी थी, तो इस काल में मानव ने चित्र बनाए। क्या बनाए? चित्र बनाए। पाषाण कालीन चित्रकला। किस पाषाण काल में मानव क्या सोचता था, चित्र क्या होते हैं, या मूर्तिकार क्या करता है, कैसे उसको अंदर से दिखता है। अगर आप कभी किसी चित्रकार से मिलेंगे, आप उससे पूछेंगे तुम चित्र कैसे बनाते हो। एक कोर्स चलता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BFA, उसके विद्यार्थियों से मैं मिला हूं तो मैंने पूछा कि चित्र तुम कैसे बनाते हो, तो उन्होंने कहा कि अंदर दिखता है हमें। अब आप बताओ, आपके अंदर आप सोचोगे आपको नहीं दिखेगा। एक आर्ट होता है, कला होती है एक। इसीलिए एक जगह आता है कि साहित्यकार जन्म लेता है उसे कोई नहीं बना सकता, केवल आप उसको निखार सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ नहीं आता और मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। आपके भीतर कुछ होगा तब हम तराश पाएंगे। तो यहां अगर आप देखेंगे कि पाषाण काल में जो मानव था उसकी सोच और उसकी समझ कैसी थी, उसको अपनी प्रकृति के साथ कैसा उसका जुड़ाव था, इसकी समझ के लिए हमें इस काल के चित्रकला को देखना होगा कि उसने कैसे चित्र बनाए और उन चित्रों में क्या विषय थे। अगर आप देखेंगे तो उच्च पुरा पाषाण काल का एक स्थान है भीमबेटका। उच्च भी है और मध्य भी है, और बेसिकली जो चित्र मिल रहे हैं वो उच्च पुरा पाषाण काल के हैं। उच्च पुरा पाषाण काल के स्थल भीमबेटका। भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश। अब भीमबेटका से क्या मिला, इस पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आ चुका है। अब यह है कि भीमबेटका से किस प्रकार के चित्र मिले और उसके क्या विषय हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, इस काल में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी आपको, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मिर्जापुर मतलब बेलन घाटी, बेलन घाटी से इस काल के चित्र मिले। इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र के पटणे, महाराष्ट्र के पटड़ी नामक स्थान से भी
महाराष्ट्र के पटड़े नामक स्थान से चित्र मिले। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? तो पहली बात यह है कि ये साक्ष्य उच्च पुरा पाषाण काल से मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि जो चित्र मिलना शुरू होते हैं वो उच्च पुरा पाषाण काल, मतलब मानव अपने डेवलपमेंट की अवस्था में जब तीसरे लेयर पर पहुंचा, तो पाषाण काल में भी 3 लेयर हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहां पे पूरा कर दो, मध्य पूरा पाषाण काल। हम लोग अभी इसी पे चर्चा कर रहे हैं ना, उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में भी अगर हम देखें तो सबसे पहला काल क्या है? पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। समय अगर आपको जो देखना हो तो इसका समय बताओ। निम्न, इसी को ही बोल सकते हैं, निम्न या पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये चित्र किस काल से मिलते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल से। अब समझना यह है कि जो चित्र मिल रहे हैं इसके विषय में क्या क्या विषय हैं और ये स्थान कौन कौन से स्थान ये हैं। और इनके विषयों में अगर आप विषय देखें तो यहां पर चित्रकारी के पहले इनिशियल साक्ष्य मिलते हैं, प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं कि इस समय का मानव चित्रकारी करता था। और चित्रकारी में भी अगर आप देखेंगे तो चित्रकारी किसके माध्यम से करता था? पत्थर के जो औजार थे उनके माध्यम से वो चित्र बनाता था। और उन चित्रों में अगर आप देखेंगे तो जानवरों पर हमला करते हुए चित्र बनाए गए हैं। उसके विषय क्या हैं? जानवरों पर हमला करते हुए, जानवरों का शिकार। जैसे आपसे ये प्रश्न पूछे कि किन विषयों पर चित्र बने, तो जानवरों के शिकार से संबंधित चित्र बने हैं। और क्या है, अगर आप देखें तो ये दिखाया गया है कि उस समय का जो मानव था वो जानवरों के शिकार के लिए पीछे भागते हुए चित्र बनाया गया है कि जानवरों का शिकार करना, उसके पीछे मानव भाग रहा है। ऐसे चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने के दृश्य, मछली पकड़ने के भी आपको चित्र मिलते हैं। मछली पकड़ने के चित्र, इसका मतलब यह है कि उस समय मानव के जीवन का आधार मछली खाना भी रहा होगा। मछली खाता होगा, मांसाहारी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो मछली खाने से उसका जीवन आगे बढ़ता होगा, क्योंकि उस समय उसके पास उतनी समझ नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ये जो चित्र हैं, ये जो स्थान है, यहां से अधिकतर चित्र ऐसे मिले हैं आपको जहां पर आखेट करते हुए ही आपको दिखाया गया है कि शिकार करते हुए लोग, ऐसा मानव जो केवल शिकार का उसके जीवन में बड़ा महत्व रहा होगा। इसके अलावा अलग अलग पशु और जो पक्षियों के भी चित्र मिलते हैं। अलग अलग पशुओं के चित्र, पशुओं और पक्षियों के चित्र मिलते हैं इस समय। जैसे मानव ने किसी पशु को देखा होगा, वो उससे भयभीत हो गया होगा, तो ऐसे पशुओं का भी चित्र बनाया होगा। ऐसे पंछियों को देखा होगा जो उसको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो उनके भी चित्र बनाए होंगे। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसी का चित्र बनाते हैं ना।
आज भी यही है सोच। मैंने आपको बताया कि लाखों वर्ष पूर्व भी मानव वैसे ही सोचता था जैसे आज सोच रहा है, बस हमारा भौतिक विकास बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए हमने चीजों को अलग अलग तरीकों से करके देखा है। इसके अलावा और क्या दिखाई देगा? इस काल के चित्रों में आपको रंगों में बहुत ज्यादा अलगाव नहीं दिखाई देगा, एक ही प्रकार के रंग दिखेंगे, अलग अलग रंग नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी उनके जीवन में बहुत सारे रंग नहीं आए हैं, वो अभी खुद भी ब्लैक एंड व्हाइट है। पहले हिंदी फिल्में कैसी थी? जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, बहुत सारे रंग नहीं पता थे। तो अभी इनके जीवन में रंगों की व्यापकता नहीं है, रंग अभी इनके जीवन में बहुत ज्यादा आए नहीं हैं। जो कुछ रंग हैं वो भी जो औषधियां हैं या जो 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 वनस्पतियां हैं या जो पत्थर के टुकड़े हैं, उनसे ही उन्होंने अपने रंग बनाए हैं, और कोई इनके पास तौर तरीका रंग बनाने का नहीं था। ठीक है, कौन कौन से रंग मिलते हैं? काला रंग मिलता है, गेरुआ रंग मिलता है, काला, गेरुआ। जो साधुओं का वस्त्र होता है वो इसी रंग का होता है, गेरुआ वस्त्र, जैसे विवेकानंद जी जो पहनते हैं। काला रंग, आपको गेरुआ रंग और सफेद रंग यहां दिखेगा। ये 3 रंग हैं। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि इस काल की चित्रकारी में किन रंगों का आपको इस्तेमाल दिखता है? काला, जो गेरुआ और सफेद रंग आपको दिखता है यहां के चित्रों में महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, अब एक चीज और दिखती है, इन चित्रों में जादू टोना और अन्य दृश्यों को भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जादू टोना, जादू टोना जैसे दृश्य। इसका मतलब यह हुआ कि पाषाण काल से ही भारतीय समाज में, भारतीय क्षेत्रों में जादू टोना का कुछ न कुछ असर दिखता रहा होगा। ये लोग कुछ न कुछ मानते जरूर रहे होंगे। जादू टोना क्या होता है भाई? जादू टोने का मतलब यह है कि लोग ये कहते हैं कि मैजिक, मंत्र मारना, इन्होंने बताया। अच्छा, किसी को वश में करना उन्होंने बताया। पहले का व्यक्ति क्या था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, और आज भी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये सारी चीजें नहीं हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हमको नजर लग गई। लोग बोलते हैं नहीं कि हमको नजर लग गई। ये क्या है? ये भी एक तरह की, उनकी आंख ही खराब थी, उन्होंने नजर मार दिया। अब नजर लगने का मतलब क्या है और ये सारी बातें क्या है? जादू टोना, भयभीत। अगर आपको कोई जो बीमारी हो गई, तो बीमारी के लिए हमने ये कारण मान लिया कि भैया उस स्थान पे हम गए थे, उस जगह जैसे ही पहुंचे उसी दिन से हमको बुखार आ रहा है। गांव में सब खूब होता है। आज के बाद वहां कभी नहीं जाएंगे। वहां जो है पीपल पर एक चुड़ैल रहती है, कुछ नहीं होगा, तब भी दिमाग में आपके आ जाएगा कि चुड़ैल तो है, वो तो मार डालेगी। और जब से हम वहां गए हैं तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अविश्वास। अब उसके बाद अब आपको जब से बुखार आया तो उसके बाद आप गए वहां पर जो पुरोहित के पास, तो पुरोहित ने कहा ऐसा है, कोई बात नहीं, वहां की मिट्टी ले आता हूं मैं, और वही मिट्टी से जो है वो सारी चीज को समाप्त कर दूंगा और एक जंतर बांध दूंगा तुम्हें। बांध दिया जंतर। इसीलिए तंत्र मंत्र वशीकरण ये सारी चीजें वहीं से। और जब समाज में आप देखेंगे तो भारतीयों के समाज में खूब रहा है। अंग्रेज जब आए तो इन सारी चीजों को उन्होंने खूब देखा, समझा, और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा देश है, ये अपने से ही मर जाएगा। यहां पर लोगों को धर्म ने ज्यादा मारा है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो लोग ये कह देंगे कि इसके ऊपर प्रेत है, इसको मारो। मारते मारते लोगों ने मार दिया, इलाज नहीं कराया। तो ये व्यवस्था आपको उच्च पुरापाषाण काल के चित्रों में भी दिखती है कि जादू टोना वशीकरण ये सारी चीजें और इससे संबंधित चित्र भी आपको दिखेंगे।
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो भीमबेटका है, जो एमपी का स्थान, मुख्यतः चित्र इसी स्थान से मिले हैं। अब भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास। यहां पर आप देखेंगे तो 1957-58 में एक व्यक्ति थे वीएस वाड़कड़कर। मैं आगे आपको लिखवा दूंगा, केवल इतनी बात समझ लो कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका को खोजा किसने? वीएस वाड़कड़कर। वाड़कड़कर, वीएस वाड़कड़कर, ठीक है। और यहां पर ये जो खोज हुई थी, ये हुई थी 1957-58 में। कब हुई थी? 1957-58 में। और इस स्थान से अगर आप देखोगे तो 700 से अधिक जो शैल गुफाएं मिली हैं, 700 से अधिक जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 700 से अधिक गुफाएं मिली हैं इस स्थान से। मतलब ये जो भीमबेटका है, यहां पे 700 से ज्यादा गुफाएं मिली हैं, जिनके आधार अगर आप देखेंगे तो जिसमें से 400 ऐसी गुफाएं हैं जहां पर चित्र बने थे। 700 में से 400 में ऐसी हैं, इसमें से 400 में चित्र बने हुए हैं। ध्यान समझना। तो कितनी गुफाएं? 700। 400 में चित्र हैं, 300 शेष बचेगी। हर गुफा में चित्र नहीं है, लेकिन 400 ऐसी गुफाएं हैं जहां पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका से कुछ मृदभांड भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहां से? मृदभांड। तो मृदभांड मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि मानव बर्तन में भी हो सकता है खाने लगा हो, बर्तन में खाने लगा हो। अगर वो बर्तन में खा नहीं रहा था तो मृदभांड कैसे मिलेंगे? तो पहली बार आपको मृदभांड की भी सूचना मिल रही है उच्च पुरापाषाण काल में, और वो भी भीमबेटका में, जिन पर अलग अलग प्रकार के अलंकरण किए गए। इसका मतलब ये जो बर्तन है इस पे अलंकरण भी है। अलंकरण का मतलब क्या होता है? यस, सजाना। आपने देखा होगा कि ये है पात्र कोई, ठीक है, इसके ऊपर कोई जो फूल पत्ती बना दो, कुछ बना दो, कुछ बना दो। तो मृदभांडों के ऊपर अलंकरण भी किया गया है, सजाया गया है, फूल पत्ती तमाम तरीके की चीजें। और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये भी दो रंगों में मिलते हैं, काले और लाल। ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये दो रंगों में आपको मिलेंगे, काले और लाल। के मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति की, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? कुछ इसमें लिखना है? पाषाणकालीन चित्रकला का हो गया ना। अब आ जाइए ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति ये क्या है? ऐसा काल जहां मानव ने पत्थर के साथ साथ पत्थर प्लस तांबे के
औजारों का प्रयोग किया, उस काल को हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल। अभी जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो देखो। तो ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या हुआ? ऐसा काल जहां पर पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग किया गया। इस समय सबसे पहली धातु तांबे का प्रयोग किया मानव ने। पहला प्रयोग किसका किया? तांबे का प्रयोग किया। पहला प्रयोग तांबे का, पहला प्रयोग किया तांबे का। और अगर आप देखेंगे तो 5500 ईसा पूर्व में जो भी भारत में संस्कृतियां दिखती हैं, 5500 ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या है? ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब बताओ फटाफट। ठीक है, तो 5500 ईसा पूर्व में जो भारत में जो संस्कृतियां डेवलप हुई, उन संस्कृतियों में एक खास विशेषता आपको दिखाई देगी कि वहां पर तांबे के औजारों का प्रयोग दिखाई देगा। ध्यान समझना कि अगर 5500 ईसा पूर्व में अगर हम देखते हैं जो भी कल्चर भारत में डेवलप हुआ, उस डेवलपमेंट में तांबे के औजारों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है, जो संस्कृतियां बढ़ी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस समय की कुछ संस्कृतियां आपके सामने आएगी। पहली एक आएगी आहाड़ संस्कृति। कौन सी? आहाड़ संस्कृति। आहाड़ संस्कृति। आहाड़ कहां है? राजस्थान। राजस्थान में एक नदी है बनास नदी, और ये जो संस्कृति है उसी नदी के आसपास ही डेवलप हुई। कहां हुई? जो बनास नदी के आसपास। इसीलिए आहाड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि ये जो बनास नदी के आसपास विकसित हुई। इसकी समयावधि ये मानी गई है 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इसकी समयावधि मानी गई है, अगर आप देखोगे आगे चल के, 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये जो संस्कृति है आहाड़ संस्कृति या जो बनास संस्कृति, इसका समय जो माना गया है 2100 से लेकर जो 1500 का समय माना गया है। अब यहां के लोगों की क्या खास विशेषताएं थी? आहाड़ संस्कृति जो थी वहां के लोगों की क्या खास विशेषताएं थी, ये बात समझनी पड़ेगी। पहली विशेषता तो ये थी कि ये लोग पत्थरों से निर्मित घरों में रहते थे। निर्मित घरों में रहते थे। कैसे घर थे? पत्थरों से निर्मित घरों में रहते थे। अगर आप देखेंगे तो इस संस्कृति की एक खास बात यह है कि यहां पर लोगों ने पक्की ईंटों का निर्माण भी करना शुरू किया था। यहां पर लोगों ने पक्की ईंटों का निर्माण भी शुरू किया था। अब एक प्रश्न यह आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पक्की ईंटों का निर्माण होता था? तो हाँ जी, होता था। वो भी ताम्रपाषाणी स्थल पर काय था, या आहाड़ की बात हो रही ना, आहाड़ में होता था। आहाड़ संस्कृति में अगर हम देखें तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, क्योंकि कोई चीज जब तक नहीं प्रयोग में आएगी तो आगे उसका प्रयोग कैसे होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रयोग किया जाता था। ठीक, इसके बाद एक स्थल है जो ताम्रपाषाण का ही अगर हम देखें तो यहां पर एक बात और सामने आती है कि ये जो स्थान था आहाड़,
यहां पर तांबे के बहुत बड़े उपकरण, मतलब बड़ी मात्रा में यहां पर तांबे के उपकरण मिले हैं। तांबे के उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। तांबे के उपकरण यहां पर बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसीलिए इस संस्कृति का एक नाम आता है ताम्रवती। ताम्रवती, इसीलिए इसे ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का मतलब क्या हुआ? ऐसी संस्कृति जहां पर पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग होता हो। और यहां पर एक स्थान हमने लिया सबसे पहले, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का नाम ताम्रवती संस्कृति भी है। क्यों? क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर तांबे के उपकरण मिलते हैं। दूसरी बात, यहां पर पक्की ईंटों के जो प्रमाण भी मिलते हैं। इसका मतलब यहां पर लोग पक्की ईंटों को भी बनाने की स्किल जानते थे। दूसरी बात, यहां पर लोगों के रहने के जो मकान थे वो पत्थरों के बने थे, स्टोन के बने हुए थे। अपने रहने के लिए पत्थर से निर्मित मकान ये लोग बनाते थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी कई संस्कृतियां हैं, जैसे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कहां है? ये एमपी में है। कायथा संस्कृति एमपी। ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये एक ऐसी संस्कृति है ताम्रपाषाण काल की जहां पर हड़प्पा से पहले, हड़प्पा और उसके बाद, ये एक ऐसी संस्कृति है जहां पर हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा का मतलब ही हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का एक स्थल था हड़प्पा। मतलब कायथा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के समय के और हड़प्पा के बाद के समय के अवशेष मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि इस स्थान से तीनों लेयर के अवशेष मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। ये काल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो वही चीज है कि पत्थर के साथ साथ तांबा का प्रयोग होगा। पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो जोरवे संस्कृति एक आपको दिखाई देती है। जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कहां है? महाराष्ट्र। अच्छा, एक बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों से ही आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट ही ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से हुआ। इसीलिए आपने देखा कि कायथा संस्कृति में उस काल की तो जानकारी मिलती है, लेकिन हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा के समय और उसके बाद की जानकारी मिलती है। हो न हो इस संस्कृति को डेवलप करने वाले, सिंधु घाटी संस्कृति को डेवलप करने वाले लोग यही लोग रहे होंगे। कहीं कुछ लिखा नहीं है, हम आइडिया लगा रहे हैं। अनुमान होगा भी, क्योंकि इनका डेवलपमेंट उसी तरीके से हुआ जैसे आगे चल के आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और एक विकसित सभ्यता थी। आप देखेंगे कि वहां पर आपको जबरदस्त सिस्टम दिखाई देगा। आज के शहर फेल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामने।
यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि आज के शहरों के लिए या आज के स्मार्ट सिटीज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसे इनपुट प्रदान करती है, टिप्पणी करें। अभी आएंगे, कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। जानते हम अभी इसलिए नहीं बता सकते, बहुत सारी बातें अब इसके पहले बेस बनानी है मुझे। पतन पे आएंगे, पहले ये समझना होगा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। अभी क्या बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से ही आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप होगी, और ये डेवलपमेंट का आधार यहीं से बनेगा। इसके अलावा जोरवे संस्कृति, तो यहां पर आप देखेंगे जोरवे संस्कृति में 3 स्थान है, जोरवे, नेवासा और इनाम गांव। जोरवे खुद जोरवे स्थान है, इसके अलावा नेवासा इसके पहले आपके सामने आ चुका है, नेवासा, और तीसरा इनाम गांव। इनाम गांव, ये 3 ऐसे स्थान हैं जो महाराष्ट्र में मिलते हैं जहां से जोरवे संस्कृति की जानकारी आपको मिलती है। अगर आप देखेंगे तो दैमाबाद एक स्थान है, यहां पर दैमाबाद, दैमाबाद, हाँ, दैमाबाद से बड़ी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिलती हैं। दैमाबाद से बड़ी मात्रा में कांसे की वस्तुएं, कांसे की वस्तुएं मिलती हैं। अब यहां समझना पड़ेगा कि जब तांबा और टीन मिलाया जाता है तब बनता है कांसा। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी में यही आपको कांसा मिलता है। सिंधु घाटी में कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा दिखाई देगा। कुछ समझ में आया कि ये स्थल है बेसिकली जोरवे संस्कृति का स्थल है, ताम्र पाषाणिक, लेकिन यहां पर जो वस्तुएं मिल रही हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता वाली मिल रही हैं। इसका मतलब इनका भी कहीं ना कहीं गहरा जुड़ाव सिंधु घाटी से रहा होगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? मतलब यह है कि बड़ी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिल रही हैं। कांसे की वस्तुएं के मिलने का मतलब यह है कि ये जो स्थान है यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से भी इनका कोई रिलेशन रहा होगा। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिक्स करके बनता है। इसका मतलब एक चीज और है कि इस काल के मानव धातु को गलाना जान चुके थे, धातु को गलाने की कला से परिचित थे, गलाने की कला से परिचित थे। यह भी एक बड़ी बात है, धातुओं को गलाना आ गया था इनको, धातुओं को गलाने की कला से परिचित थे इस काल के लोग। वो जान चुके थे कि कैसे धातुएं गलाई जाती हैं और कैसे 2 धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जा सकती है, कांसा। ठीक है, और क्या है यहां की खास बात? इस जोरवे संस्कृति से आप देखेंगे तो यहां हाथी, गैंडा और भैंसा को रथ चलाते हुए दिखाया गया। क्या क्या है यहां पर? हाथी, गैंडा, भैंसा के रथ चलाते हुए मानव दिखाए गए हैं। रथ चलाते हुए मानव चित्र, मतलब यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि इस समय का जो मानव था वो हाथी, गैंडा और भैंसे के रथ चलाते हुए चित्र, मतलब रथों में इनका प्रयोग होता था। ठीक,
इसके अलावा इनाम गांव की एक बात आती है सामने। इनाम गांव भी यहीं का है। इनाम गांव जो था ये किला बंद था पूरी तरह से। किला बंद का मतलब क्या होता है कि इसको चारों तरफ से घेरा गया था और इसके पास खाई थी, मतलब इस क्षेत्र में कोई अंदर नहीं जा सकता। खाई थी जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। इसका मतलब यहां पे एक बात यह हुई कि ऐसे केंद्र भी बनने लगे थे जहां पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग जागरूक थे। किला बंद एक स्ट्रक्चर के साथ उसको घेर दिया गया और अलग अलग स्थानों पर लोगों को खड़ा किया गया कि कोई अंदर ना घुस पाए। तो इनाम गांव ऐसा स्थल था ताम्रपाषाण काल का जिसे चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। ध्यान रखना, इनाम गांव एक ऐसा स्थल था जिसे चारों तरफ से किला बंद किया गया था और उसको चारों तरफ से खाइयों से घेरा गया था। उसके चारों तरफ खाई थी, मतलब आप इसमें अंदर जाना चाहते हैं तो आप नहीं घुस सकते। इधर से इधर से इधर सब जगह खाइयां हैं। केवल एक जगह रास्ता है जहां मेन तरफ से आप जा सकते हैं। ये क्यों खाइयां खोदी जाती थी? क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कोई अंदर घुस ना पाए। सुरक्षा के लिहाज से कोई अंदर ना जा पाए। तो इनाम गांव ताम्रपाषाण काल का एक ऐसा स्थल है जहां पर आपको किलाबंद क्षेत्र मिलता है और उसके चारों तरफ खाइयां मिलती है। क्लियर है क्लियर? ठीक है। महापाषाणिक या महापाषाण कालीन संस्कृति। महापाषाण कालीन संस्कृति ये क्या है? अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में इस प्रकार की संस्कृति हमें मिलती है। कब? जब हम देखते हैं कि नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में एक जो संस्कृति डेवलप हुई उसे महापाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। कब की है? नवपाषाण काल के बाद। नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में जो संस्कृतियां, भारत में जो संस्कृति विकसित हुई उसे महापाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। उसे महापाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के लोग पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। कहां रहते थे? पहाड़ों की ढलान। अगर ये पहाड़ है तो यहां रहते थे, तो पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। पहाड़ों की ढलान पर इस काल के लोग रहते थे। और अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्र है वो दक्कन का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी भारत, तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण है जहां ये चीज मिलेंगी। दक्कन का पहाड़, दक्कन का क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी भारत जो सेवन सिस्टर्स है ना, असम, अरुणाचल, उत्तरी पूर्वी भारत, वहां पर आपको दिखेगा। और अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में दिखेगा। तो महापाषाणिक संस्कृतियों से अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि महापाषाणिक संस्कृतियां किन किन क्षेत्रों तक विस्तृत थीं, आप बताएं, तो दक्कन का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत और दक्षिण भारत तक ये क्षेत्र, ये संस्कृति विस्तृत थी।
आई बात समझ में कि किस तरीके से प्रश्न आएगा, हम उस पे भी जा रहे हैं। केवल कहानी पढ़ने से बात नहीं बनेगी। देखो, कहानी तो हमें जाननी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना है कि प्रश्न कहां से है। हम उस टूल्स का भी यूज करें, क्योंकि वही अन्वेषी होता है, वही व्यक्ति खोज करता होता है जो प्रश्न को भी देख पाए अपने पढ़ते समय, कि हम प्रश्न को देख सकें, उसको समझ सकें। और अगर हमको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हम उसके उत्तर को भी ढूंढ लेंगे। ठीक है। अब यहां के जब लोग मरते थे, इस काल की जो संस्कृति है, जो महापाषाण कालीन संस्कृति, यहां के जब लोग मरते थे, जिनकी मृत्यु होती थी, तो आप देखेंगे कि उनकी कब्र बनाई जाती थी, जहां पर जो मुर्दे होते थे उनको अंदर वो दफनाया जाता था। और मुर्दों को दफनाने के बाद उनके चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घेर दिया जाता था। क्या होता था यहां कि जो लोग मरते थे, मरने के बाद लोगों की कब्र लोग कहते हैं कि कब्र में जाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, कब्र से ही मुर्दे उठते हैं। नहीं, कब्र मतलब क्या होता है? जहां किसी को जो दफना दिया जाता है, दफन कर देते। ईसाइयत में आप देखेंगे, इस्लाम में देखें तो हाँ, मरने के बाद लोगों की कब्रों को चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। ठीक, क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए। ध्यान इसमें समझना पड़ेगा कि ये मान्यता थी कि इस व्यक्ति का पूर्व जीवन होगा, आगे ये जिएगा, फिर से जी उठेगा। एक चीज और भी की जाती थी कि वो जो चीजें पसंद करता था वो सब उसके साथ हाथों में दे दिया जाता था। हाँ, दूसरे जीवन में जाएगा तो इस्तेमाल करेगा। जैसे आप देखेंगे, उसे घोड़ा पसंद था तो उसको भी दफना देते थे साथ में। लोहे के औजार, जो उसको हथियार चाहिए थे, उसको उसके साथ रख देते थे। पत्थर, उसको भी उसके साथ रख देते थे। हाँ, अगर वो सोने का कोई चीज पहनता था, गहने बड़ा शौकीन था, तो वो भी सारी चीजें उसके साथ ही दफना देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत में, अगर हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत और उत्तरी पूर्वी भारत और दक्कन के क्षेत्र में जो महापाषाण कालीन संस्कृतियां डेवलप हुई, उन संस्कृति के जो लोग थे, एक तो वो पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने इस जीवन के अलावा उस जीवन के बारे में भी सोचा था। एक होता है ये संसार, इहलोक, एक होता है पारलोक। परलोक, लोग कहते हैं इस दुनिया की बात नहीं करते हो, परलोक की बात करते हो। तो यहां के लोग इस दुनिया के अलावा दूसरे लोक की भी कल्पना करते थे। इसका मतलब यह है कि उनकी कोई सोच जरूर रही होगी, उनका पुनर्जन्म में विश्वास जरूर रहा होगा कि ये व्यक्ति जिएगा, और जब जिएगा तो इसको जरूरत होगी, और जरूरत होगी तो सारे सामान रखो। है कि नहीं? आज के समय आप देखते हैं कि हर चीज उतार लिया जाता है मरने के बाद। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति और कोई कितना सुंदर हो, कोई कितना भी अच्छा हो, सब कुछ ले लेते हैं लोग। सब कुछ ले लिया जाता है, कुछ छोड़ा नहीं जाता। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि लोग जो हैं, जैसे ही अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको जो अच्छा पसंद होता है वो भी उसको खिलाते हैं मरने के बाद। जैसे मान लो किसी को लड्डू पसंद है, कहे आज इनको लड्डू भी खिला दो। जीते जी तो लोग खिलाते नहीं, मरने का खूब लड्डू खिलाते, खूब टीका लगाते हैं उसको। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो हम सब के अपने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य हैं।
एक निश्चित समय है हम सबके पास। हम अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, ये समय जरूर बीत जाएगा। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर रखना है तो कर्म सिद्धांत पर चलना होगा, भगवत गीता के अनुसार चलना होगा, जहां यह कहा गया है कि आप कर्म करोगे तो फल आपका कहीं पे भी नहीं जा सकता, फल वो मिलके रहेगा, आपका फल आपसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है कि किस तरीके से हम अपनी बातों को देखें। तो महापाषाणकालीन संस्कृतियां आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग जो हैं एक प्रश्न लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखो। महापाषाणकालीन संस्कृतियां क्या हैं? महापाषाणकालीन संस्कृति क्या है, ऐसे लिखो। महापाषाणकालीन संस्कृति क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। महापाषाणकालीन संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लाइट, प्रकाश डालिए, तुरंत आप लोग प्रकाश डालिए, पर प्रकाश डालिए। जो जिसको समझ में आया, जितनी कहानी जिसने सुनी अभी, वही लिखना शुरू करे। अच्छा बुरा उससे कोई मतलब नहीं, आप सब जो संघर्ष के सिपाही हैं, जो जो लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं थोड़ा आप लोग को एडवांस लेवल पे भी जो बातें रख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पर पहले ही लेयर पे आपको करवाते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपके दिमाग की स्ट्रॉमिंग कर रहा हूँ, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसको कहते हैं, कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। कुछ नहीं है देवी, कोई प्रश्न ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले ये बता दो महापाषाणकालीन संस्कृति क्या है, ये बता दो। कहाँ से मिली है, फिर ये बता दो। इसका लेयर कैसे बनेगा, कोई मुझे, कोई महान भाव कोई मुझे बताए कि महापाषाणकालीन संस्कृति का आंसर कैसे बनेगा इसका। महापाषाणिक जो संस्कृति है क्या है, पहले ये बताइए। कहाँ से मिली ये बताइए। फिर ये बताइए इसकी विशेषता। फिर इसका निष्कर्ष दे दीजिए, एक काम खत्म। यही तो करना है, और क्या करना है भैया, यही तरीका ही है। जो चीज पूछा जा रहा है पहले आप उसको स्पष्ट करिए, फिर उसकी खास बात बताइए, फिर उसकी विशेषता बताइए, फिर उसका निष्कर्ष बता दीजिए। आप देखिए आंसर उठा के कैसे लिखा जाता है आंसर। बहुत आसान सा तरीका होता है। आप धीरे धीरे, अभी एकदम नए हैं तो धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन आ जाएगा तरीका।
इसके बाद दूसरा प्रश्न भी आपके सामने रहेगा जो आप लोग जाके लिखेंगे घर से। पाषाणकालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी करें। अभी बताया था इसके पहले चित्रकला भी, जो कुछ भी आपको मैं बताऊंगा उस पर आपको लिखना भी पड़ेगा। इस तरीके से जोर पड़ता है दिमाग पे तो हम कुछ सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारा डेवलप होता है। एक 150 लिख दो। एक प्रश्न मैं आपको लिखाऊंगा यही वाला, पाषाणकालीन चित्रकला की एक आपके पास रहे फॉर्मेट की कैसे लिख रहे हैं, एक मैं लिखवा देता हूँ, ठीक रहेगा? बोलो बोलो, हंस रहे हैं सभी लोग की। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। करना न पड़े चाहे जो हो। अवंतिका, क्या लिखवाना जरूरी है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मनीष सबका जमा कर लो, जिसने लिख लिया सबका जमा कर लो फटाफट। बहुत अच्छा, दे दो दे दो दे दो दे उसको दो। ठीक लिखा है,
ठीक लिखा है, तुमको आ गया है तरीका। देखो यही होता है, कलाकार व्यक्ति जो होता है वो सीख जाता है। नहीं ठीक है, तुमने मतलब इतने जल्दी आंसर लिख दिया, ये अच्छी बात है। अच्छा बुरा तो बाद में देखते हैं, पहले तो लिखना जरूरी है ना। पहले तो हम लोग कुछ लिखते ही नहीं है, जब लिखना शुरू करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है, पाषाण काल की चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी करें। चलो जिसने जितना लिखा वहीं रुक जाए, अगले प्रश्न को थोड़ा आप लोग लिख लो, मैं बता देता हूं कि कैसे लिखना है, 2-3 पॉइंट बनाओ। पाषाणकालीन चित्रकला पे ही लिखवा रहा हूं, इसमें लिखो पाषाणकालीन चित्रकला एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी आपके पास रहना चाहिए। पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य, पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य एविडेंस उच्च पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से मिलने लगते हैं, उच्च पुरापाषाण काल से मिलने लगते हैं, जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं, जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी और महाराष्ट्र के पटने से प्राप्त होती है, और महाराष्ट्र के पटने, पटने से प्राप्त होती है, महाराष्ट्र के पटने, पटने से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, इन स्थानों पर, इन स्थानों पर चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, इन स्थानों पर चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, जहां मनुष्य ने, जहां मनुष्य ने प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, जहां मनुष्य ने पत्थरों के औजार, जहां मनुष्य ने पत्थरों के औजारों की सहायता से चित्रों को निर्मित किया है, पत्थरों के औजारों की सहायता से चित्रों को निर्मित किया है। इन औजारों में तक्षणी और भेदनी प्रमुख है, इन औजारों में तक्षणी और भेदनी प्रमुख है। तक्षणी और भेदनी, तक्षणी और भेदनी प्रमुख हैं, पत्थर के औजार हैं, तक्षणी और भेदनी प्रमुख है। अगला पॉइंट,
इस समय के चित्रों में भागते हुए जानवर, इस समय के चित्रों में भागते हुए जानवर और उनके ऊपर हमला करते हुए, इस समय के चित्रों में भागते हुए जानवर और उन पर हमला करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है, और उन पर हमला करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है। हाँ ठीक है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने के दृश्य भी दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने के दृश्य भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन चित्रों में अधिकतर चित्र शिकार से जुड़े हुए हैं। इन चित्रों में अधिकतर चित्र शिकार से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ दूसरे चित्र भी मिलते हैं। जिसमें कुछ दूसरे चित्र भी मिलते हैं, जैसे पशु और पक्षियों के चित्र, जैसे पशु और पक्षियों के चित्र। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय के चित्रों में रंगों की व्यापकता नहीं दिखती। इस समय के चित्रों में रंगों की व्यापकता नहीं दिखती। रंगों की व्यापकता नहीं दिखती। व्यापकता मतलब अलग अलग रंग नहीं दिखते या विविधता नहीं दिख सकती। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस समय के चित्रों में रंगों की विविधता नहीं दिखती। प्रमुख रंगों में काला, गेरुआ, प्रमुख रंगों में काला, गेरुआ और सफेद रंग प्रमुख है। अगला पॉइंट, सफेद रंग प्रमुख हैं। इस समय कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं। अगला पॉइंट, इस समय कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जिनसे जादू टोना आदि की भी सूचना मिलती है। आदि की भी सूचना मिलती है। हो गया बस, पाषाणकालीन चित्रकला हो गई। आई बात समझ में कुछ?
सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग लिखने लगेंगे। आपको प्रयास भर करना है, बाकी सारी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। अब केवल हमारे साथ चलें, आप आंसर लिखने लगेंगे। वैसे हर आदमी सिपाही हो सकता है, वैसे यहाँ हर क्लास का हर बच्चा हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से अगर आप मेहनत करो, देखो होना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो होना चाहते हो वो चित्र आप में ही है, फिर लगी जाएगी यार। देखो एक बात समझ लो कि अगर तुम पूरा प्रयास करोगे तो तुम्हारा प्रयास सफल जरूर होगा। इतना संवाद कहाँ है? कहीं संवाद नहीं है क्लास में कि बच्चों से पूछा जाता हो, है कहीं? संवाद नहीं है, और जहां पे संवादहीनता है वहां पर कुछ भी समझ में नहीं पाता। इस क्लास की क्या खूबसूरती है इतनी छोटी क्लास की, कि यहां पूछ सकते हैं, पूरी क्लास भी भरी हो फिर भी आप पूछ सकते हैं। और जहां पर डायलॉग होता है, पूछ के समझ के हम आगे बढ़ते हैं, वहां एक एक चीज तैयार हो सकती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हर चीज तैयार होगी। जितनी चीजें आप लिखोगे वो चीज आपके दिमाग में भी रहेगी, और अगर वो आपके दिमाग में है तो आपके लिए प्रश्न लिखना, चाहे वो प्री में हो चाहे वो आपका मेंस में, तो प्री में अगर आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, उसमें से ये निकालना है कि क्या इसका सही है, क्या इसका गलत है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपकी समझ बेहतर हो पाएगी। हम प्रश्नों के साथ खेलना सिखा रहे हैं आपको। हमने जितनी बातें आपको लिखाई हैं सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई बातें आ चुकी हैं। जो बुक में है वो तो है ही, आपको नोट्स मिल रहे हैं वो तो है ही, वो आपको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। कई लेयर में आप पढ़ रहे हैं ना, आपके दिमाग में भी कई लेयर चल रही है, और अगर आपने सिस्टम से हर लेयर को रखा अपने दिमाग में तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा लिख पाएंगे। मैं ऐसे बच्चे ही चाहता हूं जिनको कुछ भी ना आता हो, कोई समस्या नहीं। आप पूछिए प्रेम से यहां आए थे तो क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। समय आप अपने आप को दोगे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी ही होगी, और जब समय नहीं दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो सीनियर बच्चे हैं उनको समझाने में आसानी रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तव में आपकी नीड क्या है। आपकी जरूरत के अनुसार आपको पढ़ना है। जितना जो भी पढ़िए उसको लिख के पढ़िए, उसको समझ समझ के पढ़िए, और आपका मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी शब्दावली, आप सोचते होगे कि आंसर लिखने के लिए अच्छी शब्दावली कहाँ से आए, तो वो शब्दावली एनसीईआरटी से आएगी। वहाँ जितना अच्छा एक स्टेटमेंट फॉर्मेशन है, जहाँ एक अच्छे तरीके से वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, और अगर आपने उसको समझ लिया तो फिर लिखना कोई बड़ा काम नहीं है, समझना कोई बड़ा काम नहीं है। एनसीईआरटी में एक तो आर एस शर्मा पढ़नी है, और दूसरी बात यह है कि आप जो कुछ भी पढ़ें अपने नॉलेज को उसके साथ लिंक करें। 11th की और अगर आपने अपने नॉलेज के साथ उसको लिंक किया तो यूपीएससी में अगर आपने देखा कि प्रश्न आए अगर हिस्ट्री से 20 और आपने अच्छे तरीके से नॉलेज को जो लिंक करके पढ़ा है, तो आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे।
हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से पढ़ा तो आपने। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, किस काल में क्या डेवलपमेंट है, किस तरीके से चीजें आ रही हैं। अभी आपने देखा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आए तो वो चीजें यहीं से निकल कर आ रही हैं। ध्यान समझना, सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं आ जाएगी हिस्ट्री में। वो चीजें इसी तरीके से पाषाण काल होते होते नव पाषाण काल तक आते आते ताम्र पाषाण काल तक आते आते फिर एक नई संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता, जहां कांसे के उपकरण सबसे ज्यादा मिलेंगे, जहां मात्र देवी की पूजा होगी। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि मां का स्थान क्यों इतना ऊपर है और भारत का जो समाज क्यों इतना माताओं को रिस्पेक्ट करता है, क्यों इतना लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अब हम भूल चुके हैं सब कुछ। अब केवल हमको कुछ याद नहीं है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो यह बताया गया है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या है? माताओं की सत्ता रही होगी, मात्र सत्तात्मक। महानता थी। आज दुनिया में यही कहा जा रहा है कि लड़कियों को सम्मान करिए, ये करिए, ये आपके कल्चर में है। ये केवल हवाई बातें नहीं है। और आज के समय में हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर हमने जब जब महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो महिलाओं ने भी हमें उतना ही अच्छा दिया है। जैसे आप देखोगे ऋग्वेद में तो पूर्व वैदिक काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किया है। ऋग्वेद के मंत्र की रचना करना सामान्य काम नहीं था। ऐसा समाज था भारत का। और आज हमें इसी पे काम करना है। इसीलिए हम कहते हैं हमें अतीत को देखना चाहिए। हमारा अतीत अच्छा है, जहां खराब है उसे हटाओ, जहां अच्छा है उसे अडॉप्ट करो। और अतीत को आपने बेहतर तरीके से समझा तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों अच्छा हो जाएगा। कि अभी आप जो हैं आपको लगता है कि आज आप अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा वेदों की ओर लौटो? क्योंकि इसलिए कहा कि वैदिक काल का जो इनिशियल फेज था वहां पर समाज समता मूलक था। वहां पर समाज सबके सम्मान की बात करता था, वहां पर समाज सबको लेकर चलने की बात करता था। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जहां जो चीजें बेहतर हैं अतीत में हैं तो अतीत की वो फिलॉसफी लेकर आओ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे डेवलप हुई, क्या क्या स्ट्रक्चर था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वहाँ का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर आएगा कि समाज, अर्थव्यवस्था, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कुछ था कि नहीं था, तो उसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे।